बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हफ्ते भर बिजनेस की खबरों पर आज हम नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। हफ्तावार रिपोर्ट आपसे शेयर कर दूं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने हफ्ते भर में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड कायम किए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4043 पॉइंट्स की रिकॉर्ड तेजी रही। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 5% इजाफे से नई रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स ने 89,900 की नई बुलंदतरीन सतह पर क्लोजिंग की। मार्केट ने पहली बार 90,500 का लेवल क्रॉस किया। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि 90,000 का लेवल इंडेक्स क्रॉस करेगा दिसंबर में, लेकिन हम वक्त से पहले ही अक्टूबर के अंदर ये टारगेट अचीव कर लिया। कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हो रही है, एक्टिव क्लाइंटेल भी बढ़ रही है, नए आईपीओज भी आ रहे हैं, सरमायाकारों का एतमाद बहाल है, जिसकी वजह से मार्केट में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला हमने हफ्ते भर देखा। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जुबैर मोतीवाला ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ी खुशखबरी सुना दी कि टैक्सपो नुमाइश पाकिस्तान में 3 बड़ी नुमाइशें होती हैं, एक टेक्सटाइल की, एक फूड की और एक आर्म्स की। तो टेक्सटाइल जो कि हमारी एक्सपोर्ट में 60% वेट रखता है, तो ये टैक्सपो नुमाइश उसकी प्रमोशन के लिए थी। टैक्सपो नुमाइश कामयाब रही। टैक्सपो नुमाइश में भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 523 ममालिक के मंदूबीन कराची एक्सपो सेंटर आए। उन्होंने यहाँ पर B2B एग्रीमेंट्स किए, विजिट किया। टैक्सपो नुमाइश बहुत कामयाब रही। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान टेक्सटाइल फ्रेंडली कंट्री है और जो टारगेट था उससे ज़्यादा के MOU साइन हुए। 90 करोड़ 10 लाख डॉलर के आलमी मुआहदे हुए। टैक्सपो नुमाइश से बहुत मुतमईन है और ये कामयाबी का सहरा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड को। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक की IMF और वर्ल्ड बैंक की टीम से अहम मुलाकात हुई। गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी रेटिंग एजेंसियों को मुआशी कारकर्दगी का खाका पेश किया। पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आई, क्या क्या चैलेंजेस रहे, उस हवाले से उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना रहा है, ताहम हुकूमत और स्टेट बैंक की बाहमी मुशावरत से इस्तेहकाम आया है। IMF का प्रोग्राम जो आया है उसने इस्लाहात करने में मदद की। उन्होंने बताया कि बैरूनी सरमायाकारी का तसलसल बहाल रहा। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आई। 2023 में महंगाई 38% थी, जो कि गिर कर सितंबर 2024 में 6.9% पे आ गई है। शरह सूद में मुसलसल कमी हो रही है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कमी की तवक्को है। उसके अलावा उनका कहना था कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी 2023 में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर थे और ये 11 अक्टूबर 2024 को 11 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। कुछ आइन बात इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस अभी भी सामने खड़े हैं। महंगी बिजली, महंगी गैस, शरह सूद अभी भी खत्ते में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की 17.5% इंडस्ट्रियलाइजेशन को मुश्किलात का सामना है। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी तो यकीनन हमारी एक्सपोर्ट पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा जो मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर हैं 18 अक्टूबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 9 करोड़ 42 लाख डॉलर कम हुए। जाहिर सी बात है, जब शरह सूद कम होगी और आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशन होगी कि इंटरेस्ट रेट मजीद कम होगा, तो कमर्शियल बैंकों से जो डिपॉजिट्स हैं उनका इनखला होगा और फिर वो दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट होंगे, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड या फिर रियल एस्टेट सेक्टर। इसी वजह से हमने देखा है कि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में कमी हुई है। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक ज़खायर में इजाफा हुआ है, कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में कमी हुई है। स्टेट बैंक के ज़खायर 1 करोड़ 80 लाख डॉलर इजाफे से 11 अरब 4 करोड़ डॉलर पर हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 11 करोड़ 22 लाख डॉलर कम होकर 4 अरब 97 करोड़ डॉलर पर हैं। इसके अलावा एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने शरह सूद में कम अज़ कम 4% कमी का मुतालबा कर दिया, यानी 400 बेसिस पॉइंट कम होने चाहिए शरह सूद में, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, लोकलाइजेशन इंप्रूव हो। और तवक्कुआत ये की जा रही हैं कि 4% तो खैर नहीं, लेकिन 100 से 150 बेसिस पॉइंट की कमी हो सकती है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हो रही है। अच्छा, यहाँ मैं वाज़ेह कर दूं कि महंगाई में कमी नहीं हो रही, महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हो रही है। इन्फ्लेशन बेस अभी भी वैसे ही है, लेकिन इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रही थी, जितनी तेज़ी से बढ़ रही थी, उसमें मुसलसल कमी हो रही है और इस वक्त इन्फ्लेशन बढ़ने की जो शरह है वो 6.9% पर है। एप्टमा का ये मुतालबा है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए शरह सूद में बड़ी कमी की जाए। इसके अलावा FBI ने एक SRO जारी किया और FBI ने SRO जारी करते हुए ये कहा है कि वो लोग जो गोशवारे जमा नहीं करा सके वो बाद में भी गोशवारे जमा करा सकते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर अब लिस्ट अपडेट हुआ करेगी, लेकिन लेट फीस देनी होगी। इससे हमारा रेवेन्यू बेहतर होगा। इसके अलावा बेहतर खबर यह है कि हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, गैर मुल्की सरमायाकारी, उसकी शरह में इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। रवा माली साल के पहले 3 माह में FDI में 48% का इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा चीन की जानिब से हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट हुई है और रवा माली साल 3 माह में FDI
77 करोड़ 10 लाख डॉलर रही और चीन की जानिब से सितंबर 2024 तक गैर मुल्की सरमायाकारी 22 करोड़ 48 लाख डॉलर रही। रेट ऑफ रिटर्न हमारा गिर रहा है। अगर हम बिजली और गैस की कीमतों में कमी कर दें और टैक्स फ्री पॉलिसी बनाएं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए तो यकीनन एफडीआई की शरह में इजाफा होगा। इकोनॉमिक जोन्स हम अब नहीं बना सकते क्योंकि आईएमएफ ने ये शर्त आयद की है कि अब हम खुसूसी तौर पर इकोनॉमिक जोन्स कायम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सी पैक फेज़ 2 मुतासर होगा। और जो पाकिस्तान और फैसलाबाद और लाहौर के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पे ये प्लान था कि हम खुसूसी तौर पे इकोनॉमिक जोन बनाएं ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट और लोकलाइजेशन को बेहतर करें, अब वो हम नहीं कर सकते। इससे हमारी मईशत पर क्या साथ मुरतब होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के इशूज़ अभी भी बरकरार हैं, किस तरीके से रिजॉल्व करना होगा। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं, इस अमल को कैसे रोकें। स्किल्ड वर्कर कि हमें अशद ज़रूरत है और जब पाकिस्तान से सारे वर्कर स्किल्ड बाहर की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या पॉलिसी बनाएंगे। इसके अलावा महंगाई की शरह में जो कमी हो रही है, मुस्तकिल महंगाई बढ़ने की शरह में, क्या उसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पर आया है या नहीं आया। इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ शेख जावेद, मेंबर हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। IMF ने शर्त आयद कर दी है और कहा है कि अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कायम नहीं हो सकते, तो सी पैक फेज़ 2 भी मुतासर होगा। स्टील मिल के अंदर जो इकोनॉमिक जोन हम बनाने वाले थे वो भी मुतासर होंगे। फिर हमने बहुत सारे बड़े शहरों के अंदर ये प्लान किया था हुकूमत ने कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स कायम करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कायम करेंगे ताकि लोकलाइजेशन इंप्रूव हो, एक्सपोर्ट इंप्रूव हो। तो अब ये तो एक बहुत बड़ा कदम नहीं लगा दिया। ये इनफैक्ट बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। और इससे देखें इन्वेस्टर्स का एतमाद मजरू होगा। जो हमने इतनी इस पे वर्किंग की हुकूमत पाकिस्तान ने और प्राइवेट सेक्टर ने भी, जो इन्वेस्टर्स को लाए और जो मज़ीद हम आपकी उसकी रोड शोज़ भी करते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, तो उसके लिए बहुत बुरी खबर है। देखें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो या इकोनॉमिक जोन्स हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये होते हैं एक्सपोर्ट में मददगार और इनको इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो और वो डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट होती है फॉर एक्सपोर्ट, फॉर री एक्सपोर्ट। तो उसमें जो भी रॉ मटेरियल आता है वो उसकी लोकल इस्तेमाल बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है और मेनली वो एक्सपोर्ट होता है। और देखें इसमें एक इस खबर के पीछे एक और बुरी खबर क्या है कि नए जोन्स के बारे में सुना है कि जी अब नए जोन्स नहीं बनाए जाएंगे। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जोन्स हैं या जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का भी नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो आप देखें कि वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी अब खौफ का शिकार हैं कि ऐसा ना हो कि नए जोन्स को तो खबर आ गई है कि जी बंद होता है। अभी देखें ये फाइनल नहीं है, न्यूज़ है, लेकिन बहरहाल न्यूज़ ऐसी आ जाना भी बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल होती है। तो जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। तो इस पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को टेकअप करना चाहिए मामला IMF के साथ। लेकिन देखें हम तो IMF के प्लान में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, हम IMF प्लान में शामिल हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल प्रेजेंटेशन भी कोई चीज़ होती है। अगर इस तरह से हम सारी चीज़ें करते चले जाएंगे तो हमारे तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी यहाँ से वाइंड अप करने के बारे में सोचना खुदा ना खास्ता शुरू कर सकते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं है ना कि अगर कोई भी चीज़ नए जोन्स आ गए हैं उसमें अगर इन्वेस्टमेंट बंद होगी, तो देखें सी पैक जैसे आपने कहा कि सी पैक की एक पूरी लाइन है और वो पूरे मुल्क में ये इकोनॉमिक फ्री जोन से, जैसे कराची में धाबेजी में है, KPK में है, फैसलाबाद में बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन हम सुन रहे थे, नौशहरा वगैरह। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए ख़राबी होगी, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ख़राबी होगी। और ये गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि यहाँ जोन्स बंद करके और क्या फ़ायदा ले रहे हैं, और IMF को भी समझाना चाहिए कि यहाँ से जोन्स बंद करके जो इंसेंटिव हम रोकेंगे तो उसके सामने कितने रेवेन्यूज हम कलेक्ट कर लेंगे जो हम IMF को दें। तो ये भी एक स्टडी की बात है, ये भी एक स्टडी की बात है। इसको तो आप आसान अल्फाजों में मैं कहूँ कि पॉलिसी बनानी चाहिए, और लफ्ज़ पॉलिसी भी तो मैंने सार करते नहीं है, और हमारे मुल्क में पॉलिसी का बड़ा फुकदान है जिसकी वजह से आज ये हालात हैं। अब जो एग्जिस्टिंग जोन्स हैं उनकी भी हालत कोई इतनी काबिल सताइश नहीं है। अगर आप उनकी हालत देखें तो आप कहें कि हम नए क्या बनाएंगे, हम इसी को बेहतर कर लें, हम वो भी नहीं कर पा रहे, तो कहाँ खड़े हुए होंगे, किस तरीके से एक्सपोर्ट का टारगेट हम अचीव करेंगे। देखें बात ये है, मैं आपको बताऊं, आपने कहा ना कि जो नए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जोन्स हैं उनकी भी हालत सही नहीं है। हालत कैसे ख़राब होती गई साल से। अब मैं आपको अपने कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत साल तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग और पानी की शॉर्टफॉल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी यहाँ भी इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग होगी या पानी की कमी होगी। अब ऐसा हो गया है कि वहाँ इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग भी हो रही है, पानी का भी शॉर्टफॉल हो रहा है। तो अब जो
एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की अथॉरिटी है वो इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर उनको फीडबैक दूसरे इदारों से नहीं मिलेगा, अगर उनको बिजली के इदारे से या पानी के इदारे से सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो पानी और बिजली तो ईपीजेड अथॉरिटी जनरेट नहीं कर सकती। तो उनकी वो एफर्ट्स भी ज़ाया हो रही होती हैं कि जब दूसरे इदारों से उनको ताउन नहीं मिलता। तो जाहिर है कि कोई आइडियल सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इन जोन्स में काम हो रहा है और ये जोन्स बेहतर भी हो रहे हैं। और बहरहाल मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जो पीपल एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं उनको देखना चाहिए कि जोन्स बंद करने का हमें इंसेंटिव्स की बात है ना, कि इंसेंटिव्स आप देते हैं तो उससे गवर्नमेंट को एक्सचेकर में कितना नुकसान होता है। तो अगर वो इंसेंटिव्स हम वापस ले रहे हैं, हुकूमत वापस ले रही है, तो उसके सामने में रेवेन्यूज कितने जनरेट हो रहे हैं, तो ये तो एक स्टडी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता, मैं तो एक ले मैन हूँ, एक आम ऑर्डिनरी बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं हमारी मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। और हमें इसको कोशिश करनी चाहिए और स्टडी करना चाहिए कि अगर इनका एट पार भी हो रहा है कि उतने ही रेवेन्यूज और उतने इंसेंटिव, तो भी इकोनॉमिक जोन्स रहने चाहिए ताकि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो आए। उसके आने देखें, जब FDIs आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, तो उसके अदरवाइज भी बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं इकोनॉमी पे और इर्द गिर्द के इलाकों पे। तो मैं समझता हूँ कि इसको रिव्यू करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को और कोई प्रेजेंटेशन होनी चाहिए इस मामले में। आसिफ साहब, आपको नहीं लगता कि प्रोसेसिंग जोन्स चूँकि अब हम नहीं बना सकते, तो उसके लिए अल्टरनेट हमने लोकलाइजेशन की एक मरबूत हिकमत अमली मुतारिफ करानी चाहिए कि लोकलाइजेशन को अगर हम इम्प्रूव कर दें तो जो एग्जिस्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं हम उनको बेहतर तरीके से चला सकते हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स को हम बढ़ा सकते हैं। हमारे मुल्क में मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, इंपोर्ट पे हम लोग अरबों डॉलर दे देते हैं। लोकलाइजेशन की अगर पॉलिसी बनेगी तो लामौला उसको कामयाब करने के लिए हमने बिजली भी सस्ती देनी होगी, गैस के नर्ख भी कम करने होंगे, पानी भी पहुँचाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना होगा। तो लोकलाइजेशन की पॉलिसी के फुकदान की वजह से भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं। और देखें, इसमें जो मेन फैक्टर है जो तरक्की के राह में रोड़े अटका रहा है वो है बिजली, महंगी बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी। तो अगर ये दो चीज़ों पे भी हम कुछ कंट्रोल कर लें, अगर बहुत आइडियल सूरत हाल ना भी हो लेकिन अवेलेबिलिटी हो जाए और अगर कुछ बिजली के नर्ख ऐसे हो जाएं कि जो मैनेजेबल हों, तो भी काम हो सकता है। और देखिए, लोकलाइजेशन की आपने बात की, असल चीज़ क्या है कि सस्टेनेबल पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जो भी नया प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं या अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी कि इस इंडस्ट्रियल जोन में ऐसा होगा, बाद में वो इंसेंटिव्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाय द पैसेज ऑफ टाइम वापस कर लेते हैं। तो मैं तो उसको समझता हूँ कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने जब एक इन्वेस्टर से वादा किया, आपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर किए, साइन किए दोनों तरफ से कि इसमें हम आपको ये इंसेंटिव्स देंगे, और वो इंसेंटिव्स आप बाय द टाइम वापस लेते जाते हैं, तो ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये भी एक वजह रहती है जो हमारे जोन्स हैं उनकी नाकामी की। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारे जो जोन्स हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की मैं बात करूं, तो वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ये अथॉरिटी जो है इस वक्त बेहतर काम कर रही है। तो इनको दूसरे इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए ताकि जो एग्जिस्टिंग हमारा काम है वो तो बढ़े। इस वक्त अगर बहुत आइडियल सूरत हाल नहीं भी है तो ये कि हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग। अगर हमारे प्रोसेसिंग जोन अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर हमने एक्सपोर्ट का टारगेट क्यों अचीव नहीं किया? देखिए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। हमारे यहाँ बहुत बड़े एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग बड़े पैमाने पे नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वो कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, वहाँ तकरीबन 300 इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। तो अब जाहिर है कि वो 24 करोड़ का मुल्क है, तो उसमें ये 300 यूनिट जो हैं उनका एक जितना शेयर है वो अपने तय वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की तादाद ज़्यादा हो और नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा हो तो फिर तो हम कह सकते हैं कि भाई जोन्स का क्या शेयर है। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी हमारा तकरीबन 80 एकड़ ज़मीन हमारे कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के पास मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसा है सरकारी इदारों की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो नहीं डेवलप हो पा रहा। तो अगर वो भी हो तो मज़ीद इंडस्ट्री आ सकती है। लेकिन जो भी है वो अपना शेयर उसमें डाल रहे हैं इकॉनमी में और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ये हमारी बेहतरी में मददगार साबित हो सकते हैं, ख़ासतौर पर एक्सपोर्ट में। इनके बारे में कुछ नरम रवैया होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब तक हम लफ्ज़ पॉलिसी पर एनएसआर नहीं करेंगे, पॉलिसी को फोकस नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ख्वाह वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। हमें कम से कम पॉलिसी बनानी है और उस पर साबित कदमी से अमल करना है ताकि हमारी मुआशी तरक्की मुमकिन हो सके। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैं स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है दान पराचा, वाइस चेयरमैन है
پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے. بہت شکریہ عدنان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. عدنان صاحب, یہ نیشنل اسکل اسٹریٹجی ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, پلان ہے جو ایک 5 سال کی ایک اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, جس میں مختلف منسٹریز بھی انوالو ہیں, جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے, HR بھی ہوگی, دوسری ساری منسٹری انوالو. اس میں ہمیں یہ فوکس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہماری سکلز کو کیسے انہینس کیا جائے, ہماری جو یوتھ ہے اس کو سکلڈ اور ہائیلی سکلڈ کیسے بنایا جائے, جو ہمارے انسکلڈ ہے ان کو ہم کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو ہم استعمال کر کے ان کو ایک پلان کے تحت, ایک پالیسی کے تحت ان کو ہائیلی سکلڈ کریں. وہ یوتھ جو اس ٹائم پہ ان امپلائڈ ہے یا پھر امپلائڈ تو ہے لیکن وہ ہائیلی سکلڈ نہیں ہے, اس کے لیے ایک پلان گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا ہے, اور اس میں انہوں نے FPCCI کو بھی آن بورڈ لیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آن دا بیہاف آف FPCCI اور پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسیشن میری پارٹیسپیشن اس میں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آنے والے ٹائم میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ان کے اداروں کے ساتھ مل کے ہمیں پاکستان کی یوتھ کے بارے میں جو پلان کرنا ہے اگلے 5 سال کا, ایک پروجیکٹڈ فگرز ہمیں کاؤنٹ کرنی ہے, جس میں ہم ورک فورس کو زیادہ سے زیادہ ہائیلی سکلڈ کر سکیں, سکلڈ کر سکیں, اس کو پاکستان میں بھی یوٹیلائز کر سکیں. ہماری جو انڈسٹری ہے, ہماری جو FDIs اب آنا اسٹارٹ ہو رہی ہیں, ہماری جو انٹرنیشنل فرمز جو ہیں, ہمارے کلیبریشنز ہو رہے ہیں, وہ جہاں پہ انڈسٹری جو لگا رہے ہیں ان کے اندر ہم ان کو یوٹیلائز کر سکیں, اور انہی ورک فورس سے, انہی ٹرینڈ بچوں کو ہم یہاں سے باہر ایکسپورٹ کر سکیں. کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا کہ اب ہمارے گلف کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں یورپین سائڈ پہ, وہاں پہ ہائیلی سکلڈ اور سکلڈ ورک فورس کی بہت اچھا ضرورت ہے, اور ہم اس ٹیکنالوجی کو اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا, ان پالیسیز کو, ان کے کرائٹیریاز کو اڈاپٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم ورک فورس کو وہاں پہ بھی ہم ڈپلائی کر سکیں. سینٹر آف ایکسیلنس پروگرام یہ بھی گورنمنٹ شروع کرنے جا رہی ہے, اس پہ کیا آپ کی کمانڈ ہے؟ جی دیکھیں, یہ کنٹینیوٹی ہے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی, ہمارے SIFC کی اور ہماری منسٹریز کی, کہ ہم اپنی یوتھ کو کس طرح یوٹیلائز کریں. اب اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے ہماری منسٹریز کے ساتھ مل کے, اور اس میں ہماری ایسوسیشن POPO کو بھی آن بورڈ لیا ہے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا ہے, تاکہ ہم اپنی سجیشنز دے سکیں. کون کون سی منسٹریز اس میں انوالو ہیں؟ دیکھیں, اس میں ہماری HR منسٹری ہے ہماری, وہ انوالو ہے, ہماری منسٹری آف ایجوکیشن ہے, ان کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہمارے انوالو ہیں. تو اس میں یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان, ہمارے پرائم منسٹر صاحب, SIFC اس ٹائم پہ بڑے کین ہیں کہ ہم ارجنٹ بیسس پہ اپنی یوتھ کو, جو ہماری 55% جو یوتھ ہے اس میں جب ہم سنتے ہیں کہ جی ان امپلائمنٹ زیادہ ہو گئی ہے یا ہماری یوتھ جو ہے نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہی ہے, ان کو ہمیں ریڈیوس کرنا ہے, اور ان کو ہم نے سکلڈ, ہائیلی سکلڈ, اور ان سینٹر آف ایکسیلنس اور ان سینٹرز کے اندر آن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ گورنمنٹ آف پاکستان کلیبریشنز ہمارے ساتھ سب کے ساتھ مل کے کر رہی ہے, تاکہ ہم فنڈنگ, ہمیں میکسیمم ہمیں فنڈنگ گورنمنٹ آف پاکستان اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کریں گے, تاکہ ہم یوتھ کو پراپرلی جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے گلف اسٹیٹس کے اندر ہماری سب چیزیں چینج ہو چکی ہیں, یورپین کنٹریز میں ہماری چینج ہو چکی ہیں, تو ان کے مطابق ہمیں بچے کو تیار کرنا ہے. کیسے کریں گے آپ لوگ جب ویزا پالیسی تبدیل ہو گئی ہے, ویزے بند کر دیے ہیں UAE کی جانب سے, سعودی عرب کی جانب سے بہت زیادہ ریسٹرکشنز آ گئی ہیں, تو کس طریقے سے آپ سروائیو کریں گے؟ دیکھیں, ہم سروائیو بھی کر رہے ہیں. ہماری جو یہاں پہ لوکل ہماری جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ ہمیں جیسے کہ ہماری ورک فورس موسٹلی ہماری 50-55% ہماری سعودی عربیہ کی طرف جاتی ہے, تو اس سلسلے میں ہماری کراچی کی کونسلیٹ اور اسلام آباد کی کونسلیٹ سعودی کی, ان کے سفارت خانے اور ہمارے ایکسیلنسیز ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور ہماری جتنی بھی پرابلم ہماری یہاں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ہمارے ڈیلی بیسس کے اوپر ہماری سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. جہاں تک بات ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, تو اس میں آلریڈی اس کے اندر ہماری ایسوسیشن ہم لوگ ریکویسٹ کر چکے ہیں, اپنی سجیشن دے چکے ہیں ہم نے اپنی منسٹریز کو بھی, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی, آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو, کہ اس کا انیشیٹو لینا پڑے گا. گلف اسٹیٹس کے اندر جو ہماری ورک فورس کا ریشو جو کم ہو رہا ہے اس کی طرف جائیں, ادھر وزٹس کریں, اور ہمارے جو ہے B2B ہمارے جو بزنس ہیں ان کے ہماری کلیبریشنز کرائیں, کیونکہ ہماری جو 2700-2800 جو ہم اوورسیز پروموٹر ہیں, یہ 8-8.5 لاکھ ورک فورس
سے بھی زیادہ بھیج سکتے ہیں. ہمارا جو پروجیکٹڈ جو ہماری فگر تھی ہماری 2024 کی ہماری تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی, جو کہ ہماری اس سال تقریباً 2.5 سے تقریباً 2.25 لاکھ کم ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان ہماری منسٹریز اس چیز کو پراپرلی ٹیک اپ کریں اور باہر کے گلف اسٹیٹس کے اندر وزٹس کریں, وہاں پہ ہمارے کوٹا جو ہے وہ وہاں پہ انہینس کرا لیں, اور ہمارے یورپین کنٹریز میں جو کہ میں پچھلے کئی عرصے سے میں بول رہا ہوں کہ وہاں پہ ایم او یو سے باہر نکل کے ہمارے ایگریمنٹس کی سائڈ پہ جانا پڑے گا, ہمارے ویزا فیسیلیٹیشن ہمارے اوورسیز پروموٹرز کو دینی پڑے گی, ہم تاکہ ادھر ایگزیبیشنز اٹینڈ کر سکیں پراپرلی, تاکہ ہم جو وہاں پہ جو ہمارے 10 سے 12 لاکھ ورک فورس کی اس ٹائم پہ یورپین کنٹریز میں ارجنٹ ریکوائرمنٹ ہے, ہم ایٹ لیسٹ ہماری پاکستان کی پارٹیسپیشن تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ بچہ وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکیں. اس ٹائم پہ ہمارا جو بھی یورپین کنٹریز کے ممالک ہیں اس میں 500 سے 1000 سے زیادہ ہماری ورک فورس 1200 سے زیادہ ہر ملک میں نہیں جا پا رہی. اگر اس ریشو کو میں دیکھوں تو 7-8 ہزار سے زیادہ ہماری یورپین کنٹریز میں ورک فورس نہیں جاتی, حالانکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ یورپین کنٹریز کی طرف بالکل جانا چاہتی ہے. ہمیں انلیگل بارڈرز کو, انلیگل ایکٹیویٹیز کو, یہ جو دوسرے راستے استعمال کیا جاتا ہے, یہ اسی طرح ہی رکیں گے جب ہم ایم او یو سے باہر نکل کے ایسوسیشن کو ہمیں آن بورڈ گورنمنٹ آف پاکستان لے, ہمیں ساتھ لے کے جائے, تو ہم اس ورک فورس کو یورپین سائڈ پہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ورک فورس بڑھا سکتے ہیں, اور گلف اسٹیٹس میں ہم 2.5 سے 3 لاکھ ورک فورس بڑھا کے ہم 10 سے 11 لاکھ ورک فورس 2025 کے سال کے اندر ہم بھیج سکتے ہیں. ریبیکا میں جو اسٹوڈیو میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں چیئرمین ہول سیلرز اینڈ گروسرز ایسوسیشن آف پاکستان. بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مہنگائی بڑھنے کی شرح میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں, خوش آئند بات ہے, افراط زر 6.9% پہ آ گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق, لیکن اس کے ثمرات عوام تک منتقل کیوں نہیں ہو پا رہے؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے. دیکھیں ہمارے جو امپورٹ ہو رہا تھا گندم یقیناً ہو رہا تھا, ہماری دوسری چیزیں امپورٹ ہو رہی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ ابھی جو ہمارے کراپ آنے والے ہیں سرسوں کے, سن فلاور کے, یہ کراپ اچھے ہو رہے ہیں, چاول کے کراپ اچھے ہو رہے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تنقید برائے تنقید تو وہ ہم نہیں کر سکتے. اچھے کراپ ہو رہے ہیں, ہمارے زرعی مبادلہ بھی بچ رہا ہے, اور ہمیں یہ مہنگائی میں کنٹرول کرنے میں, یعنی ہمیں یہ 160 کا آٹا آج ہمارے 92 روپے میں بک رہا ہے, تو مہنگائی پہ تو کنٹرول ہوا ہے نا. جو رائس 500 روپے کلو تک بکے ہیں تو آج 300-350 میں بک رہے ہیں, تو یہ تو مہنگائی میں کنٹرول آیا ہے. یعنی ہمارے کراپوں کا جو ہمیں بینیفٹ ملا ہے وہ ہمارے کراپوں سے ملا ہے. کہاں بینیفٹ مل رہا ہے؟ آپ کو تو یقیناً بینیفٹ مل جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ تو ہول سیلرز اور گروسرز والے ہیں, لیکن عوام تک تو یہ فائدہ منتقل نہیں ہو رہا ہے. چاول آج بھی آپ اگر سروے دیکھ لیں تو مہنگا مل رہا ہے عوام کو. میں عوام کی بات کر رہا ہوں نا, عوامی سوال ہے. دالوں کی بات کریں تو دالیں مہنگی ہیں, 10-20 روپے دالیں سستی ہو گئی ہیں, ایسا ہم نے نہیں سنا. 10-20 روپے بلکہ مہنگی ہو گئی. چاول کی بمپر کراپ ہوئی ہے, اس بات کو میں ایڈریس کرتا ہوں, لیکن اس کی قیمتیں 50-60 روپے, 100 روپے, 150 روپے کم ہو گئیں. گندم کی قیمت کم ہو گئی, تیل پکانے والا سستا ہو گیا. عوام کو نہ مسالے جات میں کوئی کمی آ رہی ہے, نہ سرکاری پرائس لسٹ کی کوئی ریٹ ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کمی ہو رہی ہے, کراپ ہو رہی ہے, زر مبادلہ بھی بچ رہا ہے, فائدہ بھی ہو رہا ہے, مگر ایک مخصوص طبقے کو, عوام کو نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے, ڈائریکٹ کنزیومر کون ہوتا ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی, گوئی اگر میں جاتا ہوں دکان سے اور میں دکان سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو میں اوبویسلی کنزیومر ہوں. کتنے لوگے, کتنا کلو لوگے بھائی؟ جو میری استطاعت ہوگی, جو میری 1 کلو لیں گے, دال لیں گے تو 1 کلو لیں گے, آٹا لیں گے تو 5 کلو لیں گے, 10 کلو لیں گے. تو نہیں لے سکتا, آپ تھوڑی لے سکتے ہیں, ٹرک لے رہے ہیں. تو آپ کو تو فائدہ آ گیا. آپ تو کنٹینر کے کنٹینر لے رہے ہیں, ٹرک کے ٹرک لے رہے ہیں, آپ کو تو فائدہ ہے, آپ نے فائدہ اویل کیا. لیکن آپ کے فائدے کے بعد عوام تک وہ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے, کیونکہ آپ نے جو پرائس خود سے نکالی, سرکاری پرائس لسٹ کی تو ریٹ ہے ہی نہیں نا پاکستان میں. آپ نے جو ریٹ کھولا, اس ریٹ کے اندر مزید مینوپولیشن کرے گا ریٹیلر اور ٹرانسپورٹر, پھر وہ چیز مہنگی ملے گی مجھے یا مجھ جیسے عام لوگوں کو, کہ بھئی وہ چیز میں 20 روپے, 50 روپے, 60 روپے کا فرق آ گیا, اور یہ کہہ دیا بھئی کمپنیوں نے ریٹ بڑھا دیے, پیچھے سے ہمیں مہنگا مال مل رہا ہے, ہم کیا کریں. میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ پوری بات میرے کو دیں گے نا ٹائم, میں نے جلدی اس کو ختم کر دوں گا. نہیں جلدی نہیں, مفصل سوال ہے نا. میں آپ کو یہ بولتا ہوں, جی, میں آپ کو سروے کر کے بتا سکتا ہوں. آپ خود بھی جا رہے ہیں نا, کہیں جا رہے ہوں گے نا شاپنگ کرنے, گروسری لینے, تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہوگا کہ دال 400 روپے کلو ہے تو وہاں 600 کیوں بک رہی ہے. جی, یہ بتائیں نا مجھے. آٹا ہمارا 92 روپے ہے تو وہ 150 روپے کیوں بک رہا ہے. اچھا چینی
जो 110 रुपए किलो हो चुकी है, आप ये बताएं वहाँ 160 क्यों बिक रही है? तो उसको चेक करने वाला ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल, कमिश्नर, डीसीज, रिटेलर पे जब तक वो कंट्रोल नहीं संभालेंगे, जब तक ये महंगाई का रोना आप रोते रहेंगे। आपने अभी कहा मुझसे कि महंगाई में कमी हुई है, आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी, मतलब आप कह रहे हैं कि महंगाई कहाँ से बढ़ रही है? तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि महंगाई कम हुई होगी आपके लिए, हम लोगों के लिए तो कम नहीं हुई ना, आवाम के लिए तो कम नहीं हुई। आप तो मेरी बात सुने, आवाम के लिए कम नहीं हुई है, आवाम के लिए तो वही है। 35% इजाफा रिटेल में है, जिसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? मैं सवाल करता हूं इस टीवी के तवज्जुह से, क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता? एक आपको ये बता देता हूं, खुला तेल 95% हमारा इस्तेमाल होता है। जो ऑयल के टैंकर आते हैं उसको चेक करने के बाद उसको रिलीज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं देखती है, वर्ल्ड में नहीं देखते, मलेशिया वगैरह, वो यहाँ आता है, ठीक है। ये पैक होता है 17 किलो के कनस्तर में, या हमारे जो पैकिंग जो ब्रांडेड हैं उसमें भी पैक हो जाता है। आप मुझे बताएं, ये फूड डिपार्टमेंट कहता है कि जी ये आपका तेल है ना, ये 1 पाव बेचने वाला ये गुनहगार है, 1 किलो वाला गुनहगार है। रिटेलर बेस पे अगर वो बेचारा 1 किलो या आधा किलो लेने जाता है तो फूड डिपार्टमेंट इतना तंग कर रही है कि मुख्तलिफ छोटे दुकानदारों पे चालान 1 लाख, 5 लाख, 50,000। मुझे आप ये बताएं वाई, किस बात का? आप जब से पाकिस्तान बना है, सरसों का तेल, जो भी तेल हमारे बाप दादा इस्तेमाल करते खुला ही था, और अभी जो केटरिंग में इस्तेमाल होता है, या हमारी जो पब्लिक है गरीब, वो बेचारे 1 पाव आधा किलो लेते हैं। ये तो देखें, अब देखें ब्रांड वालों का। अब मुझे आप बताएं, ये तो एक अलग इशू है। एक मिनट बात सुने, जवाब तो नहीं है मेरे, 1 मिनट मेरी बात सुने ना, महंगाई की बात हो रही है। देखिए अभी जो डॉलर में $950 था ऑयल, पाम ऑयल, अब उसका रेट बढ़ गया है, 1150 हो गया है। जो रिटेल में बिक रहा था खुला तेल, वो 350 हो चुका था, फिर 400 हुआ, अब 500 रुपये किलो है। और जो अपने ब्रांडेड तेल है पौने 700 रुपये बिक रहा है। मुझे आप ये बताएं, फूड डिपार्टमेंट क्या सब जगह नहीं पहुंच रहा है ना? पहुंच रहा है ना, तो जाके छापे किस पे मार रहे हैं? क्या चीज़ है? लेबोरेटरी टेस्ट कराएं। मैं खुद गया हूं उनके पास, पर डीजी साहब ने मुलाकात नहीं की। मैं आपको ये कहूँगा, गरीब आवाम के लिए कब सोचेंगे? क्या हमारे डिपार्टमेंट ने क्या सोचा गरीब आवाम के लिए? हम तो यही सोच रहे हैं, जो आप, मैं आवाज़ उठाता हूँ, जाता हूँ, नहीं, उनसे मिलने भी जाता हूँ। मुझे ये बताएं ना, आप हैं चेयरमैन होलसेलर एंड ग्रोसर्स, जी जी। होलसेल मार्केट में नॉर्मल चावल कितने तक का मिल जाता है? बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर आप हमारा 350 का है होलसेल में, वो 500 रुपये बिकेगा। अच्छा, 1 मिनट, 300 रुपये होलसेल मार्केट में चावल फी किलो दस्तियाब है, जो कि रिटेल में 500 रुपये बिकता है। जी हाँ, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। जो आपका खरीदार, जो आपका रिटेलर खरीदार है, जाहिर सी बात है ना, वो आपका एक क्लाइंट बना हुआ है, कस्टमर बना हुआ है। आप उससे ये नहीं पूछते 200 रुपये का जो गैप है, ये 200 रुपये का गैप तो सरकार के रेट के खिलाफ है। अच्छा, आप उसको माल दे रहे हैं, आपको पता है वो 200 रुपये ज़्यादा में दे रहे हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस बेनिफिट के लिए उसको माल दिए जा रहे हैं, कई सालों से दिए जा रहे हैं। तो क्या बंद कर दें? नहीं, देखें, आप कह रहे हैं ना आवाम का सोचें, हाँ। तो मैं आपके अल्फाज को सामने रख के ये कह रहा हूँ कि आप भी आवाम का सोचें। आप कम से कम, आपके पास लिस्ट तो है ना कि कौन कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कौन सरकारी प्राइस की रेट को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप कम से कम इसके लिए आवाज उठाएंगे। बड़ा कड़वा आपका जवाब, नहीं, मतलब मेरा भी कड़क जवाब है। आप सुने जी, प्राइस लिस्ट तय हुई है जी, चावल की, दालों की। आप लोग भी फॉलो नहीं करते? नहीं, आप लोग भी फॉलो नहीं करते? नहीं, हम भी देखें, आप मुझे बात को समझे। जी। गवर्नमेंट प्राइस जब कमिश्नर साहब ने फिक्स की, आज तक वो 137 की चीनी खड़ी है, ठीक है, आज 110-15 में बिक रही है। जी। आप आटा 123 रुपये खड़ा है, क्यों 92 रुपये है? अभी तो होलसेलर तो बेच रहा है ना। आप ये बताएं, रिटेल कंज्यूमर पे जाके 10% उन्होंने इजाफा किया कि भाई जो होलसेल से 10% इजाफे में बेचा जाएगा, क्या किसी के ऊपर चालान हुआ? बहुत शुक्रिया अब्दुल इब्राहिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वक्त तो महंगाई कम होने के समरात आवाम तक मुंतकिल नहीं हो रहे, मुस्तकबिल में महंगाई मजीद कम होगी, दाल, चावल, आटा मजीद सस्ता होगा, ये कहना अब्दुल इब्राहिम का, लेकिन कब होगा ये इनको भी नहीं मालूम, ना हमें मालूम है। बहरहाल होलसेल और रिटेल मार्केट में दाल और चावल की कीमतों में 200 रुपये फी किलो का फर्क है मुल्क भर में।
اب عوام یا تو ریٹیل سے لے لے یا ہول سیل سے لے لے. ہول سیل میں جاتی تو ہول سیلر تو کبھی بھی نہیں دے گا صارف کو, کیونکہ وہ تو دے گا ان لوگوں کو جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو بلک کوانٹٹی میں ان سے اٹھاتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوگا. تو یعنی ایک پورا میکینزم بنا ہوا ہے, اس پورے میکینزم کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ خود جاگیردار و وڈیرے ہیں, ان کی خود کی ملز ہیں, وہ مینوفیکچررز ہیں, وہ خود وہاں سے فصل اگاتے ہیں, اس کو پروسیسنگ کر کے ہول سیل مارکیٹ میں بیچتے ہیں, ریٹیل مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو عوام پسے گی, سستائی ہونے کے باوجود بھی عوام کو مہنگی چیز ہی ملے گی. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ جو سرکاری پرائس لسٹ کے ادارے ہیں وہ سرکاری پرائس لسٹ کی ریٹ کو بحال کرنے میں کامیاب ہوں گے ایک نہ ایک دن. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.